मैं सुरेंद्र प्रजापत, आप सभी का अभिनंदन। और मैंने पहली क्लास में आपको पढ़ाया था राजस्थान इतिहास का परिचय पार्ट प्रथम, और आज मैं पार्ट 2 की बात करूंगा या पार्ट द्वितीय की बात करूंगा। द्वितीय के बारे में अपन कुछ समझेंगे। तो दोस्तों यहां पर अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान इतिहास, राजस्थान इतिहास भाग 2 कह सकते हैं या फिर पार्ट 2 कह सकते हैं। दोस्तों शब्दों में दोस्तों कुछ ध्यान रहे कि अपन चर्चा करेंगे, एक शब्द लेके चलेंगे राजपूताना। पहले चर्चा करेंगे, यानी राजस्थान इतिहास के परिचय देख रहे हैं। परिचय में तो अपन यही चीज देखेंगे, राजपूताना। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित रूप से प्रयोग किसने किया था और मौखिक रूप से प्रयोग किसने किया था, इन बातों पर अपन चर्चा करेंगे। यानी जो लिखित रूप से प्रयोग करना है, किसने किया था और कब किया था, उसकी बात अपन करेंगे। तो दोस्तों अपने पास में शब्द आ रहा है राजपूताना। क्या आ रहा है? राजपूताना। सबसे पहले ध्यान रहे बात, राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था। क्या किया गया था दोस्तों? राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था। कब? सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम कहेंगे किसके द्वारा किया गया था? तो कहेंगे दोस्तों जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। दोस्तों ध्यान रहे जॉर्ज थॉमस के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। और कब किया गया था दोस्तों? कहेंगे 1800 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1800 ईस्वी में किया गया था। और अपने को पूछ ले जॉर्ज थॉमस कहां के थे, तो कहेंगे आयरलैंड के निवासी थे। कहां के निवासी थे? आयरलैंड निवासी थे। कहां के निवासी थे दोस्तों? कहेंगे जॉर्ज थॉमस कहां के निवासी थे? आयरलैंड के निवासी थे। और कहेंगे यहां भारत में कहां पर रहते थे? कहेंगे ग्वालियर का एक शासक था। कहां का शासक था? ग्वालियर का एक शासक था, उसका नाम था दौलतराम। क्या नाम था? दौलतराम। दौलतराम सिंधिया के दरबार में, दौलतराम सिंधिया के दरबार में रहा करते थे। एक अंग्रेजी कमांडर के रूप में काम किया करते थे। दोस्तों कहते हैं कि ये राजस्थान की यदि बात की जाए तो राजस्थान में सर्वप्रथम आए थे शेखावाटी में। कहां आए थे? सर्वप्रथम शेखावाटी में आए थे। शेखावाटी सर्वप्रथम, यानी कहां? राजस्थान में सर्वप्रथम यदि बात की जाए तो कहां पर आए थे जॉर्ज थॉमस? सर्वप्रथम शेखावाटी में आए थे। और यदि और बात की जाए, इनकी मृत्यु की बात की जाए तो कहते हैं इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों बीकानेर में हुई थी। कहां हुई थी? बीकानेर में। बीकानेर का एक क्षेत्र का भी दोस्तों कुछ जगह नाम मिलता है, बहरानपुर, 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 बहरानपुर क्षेत्र बीकानेर के अंदर इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। ऐसी जानकारी हमें जॉर्ज थॉमस के बारे में मिलती है। दोस्तों जो राजपूताना शब्द है इसको अपन विभागों में अलग अलग बांटेंगे। कैसे बांटेंगे वो चीज को देखते हैं। यानी सबसे पहले जो प्रयोग करते हैं वो है राजपूताना शब्द, यानी यहां से लेके चलते हैं। इसको मैं बांट दिया 2 भागों में। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। एक तो बांट दिया दोस्तों लिखित रूप से। कौन से रूप से? लिखित रूप से। तो ध्यान रहे एक तो बांट दिया लिखित रूप से और एक बांट दिया दोस्तों मौखिक रूप से। कौन से रूप से? मौखिक रूप से। तो आपको ध्यान रहे मौखिक रूप और लिखित रूप दोनों अलग अलग हैं दोस्तों। मौखिक का मतलब होता है किसी को बोल के कहना, लिखित का मतलब होता है लिख कर देना। तो दोस्तों ध्यान रहे आपको, सबसे पहले बात करते हैं लिखित रूप से। लिखित रूप से कब से सबसे पहले नाम किसने दिया था? 1805 ईस्वी में। और किसने दिया था? विलियम फ्रैंकलिन ने दिया था। किसने दिया था? विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने लिखित रूप से राजपूताना शब्द का नाम का उल्लेख दिया था। और दोस्तों इसी के अंदर इसने लिखी थी एक पुस्तक। क्या लिखी थी? एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक की यदि चर्चा करें दोस्तों, इस पुस्तक की चर्चा करें तो मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। यानी क्या पुस्तक है? लिखेंगे मिलिट्री दोस्तों, लिखेंगे मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इस पुस्तक का किया गया था विमोचन। क्या किया गया था दोस्तों? इस पुस्तक का विमोचन कहेंगे लॉर्ड वेलेजली द्वारा। किसके द्वारा? वेलेजली द्वारा। इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड वेलेजली द्वारा किया गया था। इसी की यदि मौखिक रूप की बात करें तो 1800 ईस्वी में दिया गया था मौखिक नाम से। किसने दिया था? कहेंगे जॉर्ज थॉमस। किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने दिया था। तो दोस्तों इतनी सी बात आपको याद रहे, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। राजस्थान इतिहास पार्ट 2 की अपन चर्चा कर रहे हैं और इसमें एक शब्द लिया है, उस शब्द का नाम है राजपूताना।
राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमस के द्वारा। कब? 1800 ईस्वी में। ये जो जॉर्ज थॉमस है ये आयरलैंड के निवासी थे और भारत के अंदर ग्वालियर क्षेत्र में दौलत राम सिंधिया के दरबार में एक अंग्रेजी कमांडर का काम किया करते थे। राजस्थान में सर्वप्रथम ये शेखावाटी में आए थे और इनकी मृत्यु बीकानेर के बहरानपुर क्षेत्र में होती है, या बीकानेर में इनकी क्या होती है दोस्तों? मृत्यु होती है। इतनी बात आप याद रख सकते हैं। यानी राजपुताना शब्द का यदि दो भागों में विभाजित किया जाए, एक तो लिखित रूप से और एक मौखिक रूप से। मौखिक रूप से 1800 ईस्वी में किसने नाम दिया था? जॉर्ज थॉमस ने दिया था। लिखित रूप से 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने दिया था। किसने दिया था? विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक में लिखा था। पुस्तक में मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक का विमोचन लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया था। इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया था। ऐसी जानकारी हमें मिलती है दोस्तों। इसी में यदि बात करें तो 26 जनवरी 1950 को राजस्थान नाम की स्वीकृति मिली थी। तो यहां पर यदि अपन और भी एक बात करना चाहें तो कह सकते हैं 26 जनवरी 1950 को राजस्थान नाम की स्वीकृति, राजस्थान नाम की क्या मिली थी? स्वीकृति। और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान है जो अपने पूर्ण अस्तित्व में आया था, या वर्तमान अस्तित्व के अंदर राजस्थान आ गया था। ऐसी जानकारी हमें मिलती है दोस्तों। तो ये 2-3 बात आप यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट के तौर पर ध्यान रखें कि 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को क्या मिला था? राजस्थान नाम मिला था। और 1 नवंबर 1956 यानी को राजस्थान है जो वर्तमान अस्तित्व के अंदर आया था। जो राजस्थान के एकीकरण का 7वां जो चरण होता है वो 1 नवंबर 1956 को ही होता है। राजस्थान का वास्तविक स्वरूप कह सकते हैं, मूल स्वरूप कह सकते हैं। और ये राजस्थान का 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने मूल अस्तित्व के अंदर आया था, या वर्तमान स्वरूप के अंदर आया था, ऐसी, या आधुनिक राजस्थान के अंदर आया था। ऐसी जानकारी अपन ले सकते हैं। तो आइए मेरे साथ में इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और मैं आपको लिखना भी बताता हूं किस प्रकार लिखेंगे। हाँ दोस्तों, चलो चलते आगे। अब अपन लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे वो चीज देखते हैं। नोट कीजिएगा मेरे साथ साथ में, नोट्स बना लीजिएगा। एक एक चीज नोट करेंगे दोस्तों। अपन इसके 2 पार्ट कर लेते हैं अपने बोर्ड के। ये लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों नोट करेंगे राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम, यानी लाइन में लिख लेंगे राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम, नोट कीजिएगा दोस्तों, सर्वप्रथम मौखिक नाम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने दिया। जॉर्ज थॉमस ने दिया। और दूसरी बात अपन कहेंगे, तथा एक बात इसी में लिख देते हैं दोस्तों, थोड़ा बड़ा कर देते हैं कि जॉर्ज थॉमस ने दिया। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड निवासी थे। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड निवासी थे। ठीक है, जॉर्ज थॉमस कहां के निवासी थे? आयरलैंड निवासी थे। ये भारत में ग्वालियर शासक दौलत राम सिंधिया के अंग्रेजी कमांडर थे। अंग्रेजी कमांडर थे। ठीक है, ये जॉर्ज थॉमस की मृत्यु बीकानेर के बहरानपुर क्षेत्र में हुई। तो दोस्तों ध्यान रहे, राजपुताना शब्द है, इसका सर्वप्रथम मौखिक नाम 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने दिया। और जॉर्ज थॉमस आयरलैंड निवासी थे और भारत में ग्वालियर शासक दौलत राम सिंधिया के अंग्रेजी कमांडर थे। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु बीकानेर के बहरानपुर क्षेत्र के अंदर हुई थी दोस्तों। ऐसी जानकारी हमें मिलती है।
नेक्स्ट बात दोस्तों आपको ध्यान रहे, अपन यहां से चर्चा करते हैं अगली बात। राजपूताना शब्द का, राजपूताना शब्द का, राजपूताना शब्द का लिखित रूप से, लिखित नाम, लिखित रूप से प्रयोग 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक या अपना ग्रंथ, अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स, अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स में किया तथा इस पुस्तक का विमोचन लॉर्ड वेलेजली ने किया। ये बात दोस्तों आपको ध्यान रहे, राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित रूप से प्रयोग 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने किया और अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स के अंदर किया था, और इस पुस्तक का विमोचन लॉर्ड वेलेजनी ने किया था। दोस्तों ये है राजस्थान इतिहास के बारे में परिचित, आप इसका नाम ध्यान में रखें। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। एक दो बात दोस्तों इसी में नोट लगा के और लिख लेते हैं, यहाँ पर नोट लगा के नोट कर लीजिए कि 26 जनवरी 1950 को राजस्थान नाम की स्वीकृति मिली। ये बात अपन लिख सकते हैं, लिखेंगे नोट लगा के, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान नाम की स्वीकृति मिली। एक बात, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया, या आधुनिक राजस्थान 1 नवंबर 1956 को कहा गया था। दोस्तों इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। जॉर्ज थॉम्स, यदि सर्वप्रथम राजस्थान आने की बात की जाती है तो शेखावाटी का नाम लेंगे। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ले लिया हो दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। आगे जो दोस्तों देखते हैं, ये बात आपको ध्यान रहे कि जॉर्ज थॉम्स के बारे में पूछ ले कि राजस्थान सबसे पहले कहाँ आए थे, शेखावाटी आए थे। कर्नल टोड का यदि पूछ ले तो कहेंगे राजस्थान में सबसे पहले कहाँ आए थे, 1806 के अंदर उदयपुर आए थे दोस्तों। तो अब दोस्तों अपन आगे बात करते हैं राजस्थान इतिहास पार्ट 2 के परिचय को। इनको अपन बांटते हैं, 3 भागों में विभाजित करते हैं, यानी प्राचीन राजस्थान और मध्यकालीन राजस्थान और आधुनिक राजस्थान। इसको 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं। दोस्तों किस प्रकार से करेंगे आप मेरे साथ साथ में नोट करते रहें, क्योंकि ये चीज नोट करने वाली है। इस प्रकार से बांटेंगे, एक तो कहेंगे प्राचीन राजस्थान, एक कहेंगे मध्यकालीन राजस्थान, एक कहेंगे आधुनिक राजस्थान। सबसे पहले इसको समझिएगा, यानी प्राचीन राजस्थान, मध्यकालीन राजस्थान और आधुनिक राजस्थान की प्रकृति को सबसे पहले समझते हैं। दोस्तों किस प्रकार से समझते हैं मेरे तरफ आप देखिएगा एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो प्राचीन राजस्थान है, राजस्थान इतिहास को मैंने 3 भागों में विभाजित कर दिया। पहले भी बांटा था कई बार, लेकिन अब मैंने 3 भागों में विभाजित किया। प्राचीन राजस्थान के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि पुरातात्विक स्थल, जिसे अपन सभ्यता कहते हैं, पुरातात्विक स्थल भी किस में आते हैं, प्राचीन राजस्थान में आते हैं। और इसी में अपन बात करते हैं दोस्तों शिलालेख यानी अभिलेख, जिसके अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहा जाता है। या फिर इससे अलग जो पाठ्य शब्द होता है प्रशस्ति, जो शिलालेखों से अलग होती है, जिसे अपन कागज पर भी लिख सकते हैं। शिलालेख
या अभिलेख या प्रशस्ति भी किस में आती है? प्राचीन राजस्थान के अंदर आती है। और सिक्के, राजस्थान में जो सिक्के हैं या भारत में जो सिक्के हैं, जो जहां से सिक्कों से हमें मिलती है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, जिसे मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्कों से हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। क्या क्या जानकारी मिलती है? किसी राज्य का धर्म, किसी राज्य की सीमा, किसी राज्य की सांस्कृतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इस प्रकार से हमें क्या मिलती है? सिक्कों से जानकारी मिलती है। वो भी किस में आते हैं? प्राचीन राजस्थान में। कि प्राचीन समय के जो जनपद हुए थे वो भी किस में आते हैं? प्राचीन राजस्थान के अंदर आते हैं। दोस्तों पहले इसी की बात करते हैं थोड़ी सी, यानी उसके आगे देखते हैं। यानी सबसे पहले प्राचीन राजस्थान के अंदर अभिवादन करते हैं तो कहेंगे पुरातात्विक स्थल। पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक स्थल को क्या कहा जाता है दोस्तों? सभ्यता कहा जाता है। दूसरा क्या कहेंगे? पुरातात्विक स्थल के बाद में कहेंगे शिलालेख। क्या कहेंगे? शिलालेख। और क्या कहेंगे दोस्तों? सिक्के। क्या कहेंगे? सिक्के। और क्या कहेंगे दोस्तों? जनपद। क्या कहेंगे? जनपद। ये किस में आते हैं? सारे के सारे प्राचीन राजस्थान के अंदर आते हैं दोस्तों। अब जो अपने पास में आता है मध्यकालीन राजस्थान, क्या आता है? मध्यकालीन राजस्थान की यदि अपन बात करते हैं दोस्तों, तो अब देखेंगे मध्यकालीन राजस्थान क्या है। मध्यकालीन राजस्थान में दोस्तों सबसे पहले अपन कह सकते हैं कि वहां पर राजपूतों का राज हुआ करता था। यानी राजपूत काल सबसे पहले जो चलता है वो काल की यदि बात करते हैं, राजपूत काल। राजपूत काल, राजपूतों का काल दोस्तों जो चलता है, ये काल कब से चला था? कहेंगे 7वीं से लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास तक चला था। 7वीं से लगभग 12वीं सदी तक चला था। कब तक चला था? 7वीं से 12वीं सदी तक राजपूतों का काल चलता है दोस्तों। अब इसी के अंदर दोस्तों काल बंटे हुए हैं राजपूत काल के बाद में। यानी राजपूत काल के बाद में अपन बात करें तो एक हो जाएगा भाटी वंश। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? भाटी वंश। भाटी वंश के बाद में चौहान काल। चौहान काल के बाद में दोस्तों गुहिल काल। गुहिल काल के बाद में गुर्जर प्रतिहार काल। गुर्जर प्रतिहार के बाद में कछुआ काल। कछुआ काल में राठौड़ काल। इसके बाद में कौन सा हो जाएगा? राठौड़ काल। यानी भाटी वंश का जो कार्यकाल रहता है दोस्तों, ये कहेंगे 285 ईस्वी के आसपास तक का रहता है। यानी कब का रहता है? 285 ईस्वी के आसपास का इसका क्या माना जाता है? भाटी वंश की स्थापना माना या कार्यकाल का उल्लेख अपने को मिलता है। इसके बाद में दोस्तों भाटी के बाद में यदि अपन बात करते हैं, चौहान काल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? चौहान काल। यानी चौहानों का जो काल रहा है चौहान काल। चौहान काल की जो स्थापना है दोस्तों 551 ईस्वी के द्वारा वासुदेव चौहान के द्वारा चौहान वंश की स्थापना की जाती है। चौहानों के बाद में यदि दोस्तों बात करें 566 ईस्वी की, यानी कहेंगे गुहिल काल, यानी गुहिल वंश। गुहिल वंश या गुहिल काल। गुहिल काल की यदि बात करें या गुहिल वंश की बात करें तो 566 ईस्वी का दोस्तों उल्लेख मिलता है। यदि गुहिलों के बाद में यदि बात करते हैं तो गुर्जर प्रतिहार काल या प्रतिहार काल, यानी गुर्जर प्रतिहार काल। कौन से काल की बात करते हैं? गुर्जर प्रतिहार काल की दोस्तों बात करते हैं। गुर्जर प्रतिहार काल। तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार काल की यदि बात करते हैं तो कम से कम 6ठी शताब्दी के आसपास की चर्चा करते हैं। यानी 6ठी सदी के आसपास की अपन चर्चा करते हैं। इसके बाद में दोस्तों यदि अपन बात करें तो गुर्जर प्रतिहार के बाद में कछुआ वंश या कछुआ काल, कछुआह काल, कछुआह काल या कछावा काल, कछुआह काल या कछुआ वंश बोलते हैं दोस्तों। कछुआ वंश की यदि बात करते हैं दोस्तों तो 1137 का उल्लेख मिलता है। कब का उल्लेख मिलता है? 1137 का। और दोस्तों इसके बाद में अंततः बात की जाए तो कहेंगे राठौड़ काल। कौन सा काल दोस्तों? राठौड़ काल। तो राठौड़ काल की यदि बात करें दोस्तों, राठौड़ वंश की स्थापना की यदि बात करें तो लगभग 13वीं सदी की मानी जाती है। 13वीं सदी। राठौड़ वंश की स्थापना कब से मानी जाती है? 13वीं सदी की मानी जाती है। ये बात आपको यहां तक ध्यान में रखनी है। एक बार मैं फिर से यहां तक की बात को दोबारा रिपीट करूंगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा और आगे चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद में यदि दोस्तों बात करें अपने पास में आधुनिक राजस्थान के बारे में, किसकी बात करें? आधुनिक राजस्थान के बारे में। आधुनिक राजस्थान में अपन कह सकते हैं 1857 की क्रांति। क्या कह सकते हैं? 1857 की क्रांति किस में आती है? आधुनिक राजस्थान में आती है। इसके बाद में कह सकते हैं किसान आंदोलन। क्या कह सकते हैं? किसान आंदोलन। किसान आंदोलन किस में आता है दोस्तों? किसान आंदोलन। किसान आंदोलन आधुनिक राजस्थान में आता है। किसान आंदोलन किस में आता है? आधुनिक राजस्थान में आता है। उसके बाद में कह सकते हैं जनजातीय आंदोलन। किसका? कौन सा आंदोलन? जनजातीय। जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन। दोस्तों जनजातीय आंदोलन के बाद में यदि चर्चा करें तो जनजातीय आंदोलन के बाद में कहते हैं प्रजामंडल। क्या आता है दोस्तों? प्रजामंडल। क्या आता है? प्रजामंडल। और प्रजामंडल के बाद में यदि बात करें तो राजस्थान का क्या आ जाता है? एकीकरण आता है। क्या आता है? राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण। क्या आता है? राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों ध्यान रहे बात, राजस्थान का एकीकरण। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। राजस्थान इतिहास को अपन ने 3 भागों में विभाजित कर लिया है दोस्तों। प्राचीन राजस्थान इतिहास और मध्यकालीन राजस्थान इतिहास और आधुनिक राजस्थान इतिहास।
प्राचीन राजस्थान के इतिहास के अंदर पुरातात्विक स्थल की यदि चर्चा करते हैं या सभ्यताओं की चर्चा करते हैं, शिलालेख या अभिलेख और या फिर प्रशस्तियों की चर्चा करते हैं, वो भी किसमें आता है? प्राचीन राजस्थान में। राजस्थान में जो सिक्के हैं, सिक्के भी किस में आते हैं? प्राचीन राजस्थान में। जनपद भी किसमें आते हैं? प्राचीन राजस्थान में। और मध्यकालीन राजस्थान के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग? मध्यकालीन राजस्थान में 7वीं सदी से 12वीं सदी तक राजपूत काल पढ़ते हैं और भाटी वंश 285 ईस्वी में स्थापना होती है। उसके बाद में चौहान काल 551 ईस्वी में भाटी वंश, और उसके बाद में कौन सा काल पढ़ेंगे? चौहान काल 551 ईस्वी। उसके बाद में गुहिल काल 566 ईस्वी, और उसके बाद में गुर्जर प्रतिहार काल कौन सी स्थापना होती है? 6ठी सदी में। और कछवा काल 1137 में। और उसके बाद में पढ़ते हैं राठौड़ 13वीं सदी में। राठौड़ काल कौन सी में पढ़ते हैं? 13वीं सदी में पढ़ते हैं। इसके बाद में यदि दोस्तों अपन चर्चा करें तो कह सकते हैं आधुनिक राजस्थान। आधुनिक राजस्थान में क्या आती है? 1857 की क्रांति, और क्या आता है दोस्तों? किसान आंदोलन, और क्या आता है? जनजातीय आंदोलन, और क्या आता है? प्रजामंडल, और क्या आता है? राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण जो अपन पढ़ते हैं आगे, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा किया गया था। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा किया गया था, और इसके जो अध्यक्ष हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव हुए थे वीपी मेमन साहब, उनकी चर्चा अपन एकीकरण में करेंगे। ये है दोस्तों अपने पास में राजस्थान इतिहास का पार्टीशन। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ले लिया हो दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। आगे ध्यान रहे अपन चर्चा करेंगे कुछ और तथ्यों की बात करते हैं। कुछ और तथ्यों की अपन बात करते हैं दोस्तों। कुछ और तथ्यों की अपन यदि बात करते हैं, अब आते हैं अपन मानव इतिहास को फिर से बांटेंगे अपन, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी और भी लेते हैं। यानी अब बात किसकी करते हैं? मानव की बात करते हैं। थोड़ी सी बात करेंगे मानव। ध्यान रहे सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था, किसका प्रयोग किया था, उस चीज के बारे में देखते हैं। मानव जो है दोस्तों सबसे पहले प्रयोग करता है वो है पाषाण। किसका प्रयोग करता है सबसे पहले? पाषाण। सबसे पहले मानव ने किसका प्रयोग किया? पाषाण। पाषाण के बाद में दोस्तों मानव जो प्रयोग करता है वो है, पाषाण के बाद में मानव प्रयोग करता है तांबा। क्या प्रयोग करता है? तांबा। तांबे के बाद में किसका प्रयोग करता है दोस्तों? कांसा। किसका प्रयोग करता है? कांसा। और कांसे के बाद में किसका प्रयोग करता है दोस्तों? लोहा। क्या प्रयोग करता है? लोहा। तो ऐसी हमें क्या मिलती है दोस्तों? जानकारी मिलती है कि अपन कह सकते हैं दोस्तों मानव ने सर्वप्रथम, सिर्फ आप समझेगा, मैं आपको लिखवाना बताऊंगा। सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था? पाषाण का। पाषाण के बाद में किसका प्रयोग किया? तांबे का। तांबे के बाद में मानव ने किसका प्रयोग किया? कांसे का। कांसे के बाद में किसका प्रयोग किया? लोहे का। जो पत्थर का, यानी पाषाण यानी दोस्तों पत्थर होता है। पाषाण यानी क्या होता है? पत्थर। यानी पाषाण यानी पत्थर का प्रयोग किया था। तो ये जो क्षेत्र था इसको किस युग का माना गया? लिखेंगे पाषाण युगीन। पाषाण युगीन यानी पाषाण युगीन में सबसे पहले प्रयोग किसका किया गया था? पत्थर का प्रयोग किया गया था। और उसके बाद में तांबा का प्रयोग किया गया। तो तांबे के प्रयोग के बाद में इसको क्या कहेंगे? ताम्र युगीन। क्या कहेंगे दोस्तों? ताम्र युगीन। और इसके बाद में किसका प्रयोग किया गया दोस्तों? कांसे का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? तांबा प्लस टिन मिला लिया था। कांसा कैसे बनता है? यानी तांबा मिला लिया, प्लस में क्या मिला लिया? टिन मिला लिया, और क्या बन गया? कांसा बन गया। और तो इसको क्या कहा गया? कांस्य युगीन। क्या कहा गया? कांस्य युगीन काल। और फिर किसका प्रयोग किया? कांसे के बाद में लोहे का प्रयोग किया गया। तो इसे क्या कहा गया? लोहे युगीन। क्या कहा गया? लोहे युगीन। तो दोस्तों जो मानव का जो प्रयोग है वो सबसे पहले जो प्रयोग किया जाता है उस पर यदि अपन चर्चा करें, मानव ने सबसे पहले पत्थर का प्रयोग किया था। पत्थर के बाद में तांबे का प्रयोग किया था। तांबे के बाद में कांसे का प्रयोग किया था। कांसे के बाद में लोहे का प्रयोग किया था। पत्थर का प्रयोग किया तो पाषाणकालीन, तांबे का प्रयोग किया तो ताम्र युगीन, और कांसे का प्रयोग किया तो कांस्य युगीन, और लोहे का प्रयोग किया तो क्या कहेंगे? लोहे युगीन कहा गया। तो दोस्तों अभी इसकी अपन लिखेंगे कैसे? शैली की यदि और बात करें तो इसके साथ में अपन शैली की बात कर लेते हैं। कैसे लिखेंगे वो चीज मैं आपको लिखना बता देता हूं। तो दोस्तों आपको ध्यान रहे आगे कि सबसे पहले जो हेडिंग लिखेंगे वो लिखेंगे मानव ने सर्वप्रथम पाषाण निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया। पहली लाइन यही लिखेंगे, मानव ने सर्वप्रथम पाषाण निर्मित वस्तुओं का
प्रयोग किया या उपयोग लिया, पाषाण निर्मित वस्तुओं का उपयोग में लिया। मानव ने सर्वप्रथम पाषाण निर्मित वस्तुओं को उपयोग में लिया, वस्तुओं को उपयोग लिया, ये बात लिख लो, उपयोग लिया। दूसरी बात में लिखेंगे पाषाण के बाद मानव ने तांबा धातु का प्रयोग या उपयोग में लिया। पाषाण के बाद मानव ने तांबे से निर्मित वस्तुओं का उपयोग किया। तीसरी बात क्या लिखेंगे? तांबे के बाद मानव ने कांसे से निर्मित वस्तुओं का उपयोग लिया, वस्तुओं को उपयोग लिया। तीसरी बात लिखेंगे कांसे के बाद मानव ने लोहे से निर्मित वस्तुओं को उपयोग लिया। ये दोस्तों 4 बात आपको याद रखनी है जो मैंने आपको बता दी थी। उत्तर जो पाषाण काल आगे आएगा, जो पाषाण काल बांटेंगे, उत्तर पाषाण काल जिसे नव पाषाण काल भी के नाम से जानते हैं, जिसमें कपास की खेती होने लगती है, वो आगे अपन बात करेंगे। तो आपको सिर्फ यहां तक इतनी बात करते हैं कि मानव ने सर्वप्रथम पाषाण निर्मित वस्तु का प्रयोग किया। पाषाण के बाद किसका प्रयोग किया? तांबे का प्रयोग किया। तांबे के बाद किसका प्रयोग किया? कांसे का प्रयोग किया। कांसे के बाद किसका प्रयोग किया? लोहे का प्रयोग किया। इस बात का स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे और देखते हैं। आगे दोस्तों इसी के बाद में आप ध्यान रहें, अगला क्या होता है उस चीज को देखते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, अभी अपन इतिहास को 3 भागों में दोबारा बांटेंगे, या अभी इतिहास को फिर से कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले आप समझिएगा, एक एक करके पढ़ेंगे। 3 भागों में इतिहास को बांट दिया। पहला अपन कहेंगे प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। कौन सा काल हो जाएगा? प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। प्राग्ञ ऐतिहासिक काल। ऐसे लिख दिया गया, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा हो जाएगा दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और अगला हो जाएगा दोस्तों ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों ध्यान रहे आपको कि इतिहास जो है, यानी क्या पढ़ रहे हैं? इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास जो है, इतिहास को पहला जो भाग बांट दिया अपन ने प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा प्रागैतिहासिक काल। पहले इनको समझते हैं क्या था ये। सबसे पहले समझते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद में देखेंगे आगे आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद में देखेंगे ऐतिहासिक काल। दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल में अपन ये कह सकते हैं कि सभ्यता व संस्कृति का वह युग जिसमें मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। सभ्यता व संस्कृति का वह युग जिसमें मानव की उत्पत्ति मानी जाती है और इसमें कोई भी प्रकार से लिखित प्रमाण नहीं मिलता। और इसका जो यानी प्राग ऐतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम यदि प्रयोग की बात करें तो कहेंगे 1851 के अंदर डेनियल विल्सन ने इसका प्रयोग किया था। सन 1851 के अंदर प्राग ऐतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डेनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक में किया था। दी आर्कियोलॉजी एंड प्री हिस्टोरिक एंड ऑफ स्कॉटलैंड, यानी दी आर्कियोलॉजिक एंड
दी आर्कियोलॉजिक एंड प्रीहिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड, एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड, थोड़ा सा नाम अटपटा है दोस्तों, लिखेंगे तब आ जाएगा। दी आर्कियोलॉजी एंड प्रीहिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों अपन ये कह सकते हैं प्रागैतिहासिक काल में, इस काल में मानव जो पशु पालना है, आग जलाना है, संयुक्त रहना, इस प्रकार की प्रक्रिया सीख चुका था। अपन इसी के समय की यदि बात करते हैं तो विश्व में सर्वप्रथम जो पहिए का आविष्कार है वो इसी समय में, इसी काल में हो चुका था। यानी प्रागैतिहासिक काल के अंदर ही कौन सा प्रागैतिहासिक काल के अंदर ही अपन कह सकते हैं विश्व में सर्वप्रथम पहिए का आविष्कार हो चुका था। और इसी काल को 3 भागों में विभाजित किया गया था दोस्तों। एक तो कहते हैं पाषाण काल, दूसरा कहते हैं मध्य पाषाण काल, और तीसरा कहते हैं अपन उत्तर पाषाण काल कह सकते हैं, या फिर नव पाषाण काल के नाम से इसे जान सकते हैं। यानी मध्य पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। उत्तर जो पाषाण काल है सो इसे अपन क्या कहते हैं, नव पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले इसी की चर्चा कर लेते हैं। यानी सभ्यता व संस्कृति का वह युग जिसमें मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। इसमें यह लिखेंगे सभ्यता व संस्कृति का वह युग जिसमें मानव की उत्पत्ति मानी जाती है। सभ्यता व संस्कृति का वह युग जिसमें मानव की उत्पत्ति मानी जाती है और इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। इसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। दूसरी बात, प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1851 में डेनियल विल्सन ने 1851 में डेनियल विल्सन ने किया था। डेनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक का नाम लिखेंगे दोस्तों, अपनी पुस्तक दी आर्कियोलॉजी एंड प्रीहिस्टोरिक, अपनी डेनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक दी आर्कियोलॉजी एंड प्रीहिस्टोरिक दी आर्कियोलॉजी एंड प्रीहिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड, एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड। तो दोस्तों ध्यान रहे आपको, मैं किया इतनी सी बात इसमें आपको याद रखनी है। यानी दी आर्कियोलॉजी एंड प्रीहिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड के अंदर क्या किया था, इस पुस्तक के अंदर प्रागैतिहासिक नाम का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं। अपन कह सकते हैं सभ्यता व संस्कृति का वह युग जिसमें मानव की उत्पत्ति मानी जाती है, इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। और प्रागैतिहासिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1851 के अंदर डेनियल विल्सन ने किया था। और डेनियल विल्सन ने अपनी पुस्तक में लिखा था दी आर्कियोलॉजी एंड प्रीहिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड, दी आर्कियोलॉजी एंड प्रीहिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड। दोस्तों 2-3 बार बोलोगे तभी यह नाम याद होगा। थोड़ा सा अटपटा है बोलने में, जीभ गुआंटो लागे को नहीं, थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको कि दी आर्कियोलॉजिक एंड प्रीहिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड, दी आर्कियोलॉजी एंड प्रीहिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड। 1-2 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। अब 2-3 बात आपको बोल के बता देता हूं कि इसी समय मानव ने पशुपालन और संयुक्त रहना,
आग जलाना भी सीख लिया था। प्रागैतिहासिक काल के 3 खंड जो बंटे हुए हैं, उन खंडों में यदि अपन बात करते हैं तो इसी प्रागैतिहासिक काल के अंदर मानव ने विश्व में सर्वप्रथम जो पहिए का आविष्कार था वो भी कर लिया था। विश्व में सर्वप्रथम पहिए का आविष्कार इसी काल में हुआ। तो इसमें ये बात अपन लिख सकते हैं, विश्व में सर्वप्रथम पहिए का आविष्कार इसी काल में हुआ था। प्रागैतिहासिक काल को दोस्तों 3 खंडों में विभाजित किया गया। इस काल को 3 खंडों में बांटा। अब 3 खंड कौन सा दोस्तों? एक तो कहेंगे पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। एक तो है पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा है उत्तर पाषाण काल। ये 3 खंड है। सबसे पहले दोस्तों पाषाण काल की यदि बात करते हैं, 5 से 10 लाख ईसा पूर्व का माना जाता है, यानी 5 से 10 लाख ईसा पूर्व इस काल की बात मिलती है। दूसरे की यदि दोस्तों मध्य पाषाण काल की बात करें तो 10 से 6000 ईसा पूर्व माना जाता है। 10 से 6000 ईसा पूर्व माना जाता है। यदि तीसरे उत्तर पाषाण काल की बात करें तो 7000 ईसा पूर्व का माना जाता है। 7000 ईसा पूर्व के बाद का समय। ये दोस्तों आपको बात ध्यान में रहे, सबसे पहली बात, विश्व में सर्वप्रथम पहिए का आविष्कार जो था इसी काल में हुआ था, और इसी काल को 3 खंडों में विभाजित कर दिया। पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। 5 से 10 लाख ईसा पूर्व और मध्य पाषाण काल 10 से 6000 ईसा पूर्व, उत्तर पाषाण काल 7000 से ईसा पूर्व का माना है। दोस्तों कुछ किताबों के अंदर अलग अलग लिखा हुआ है, उसको आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि कई किताबों में कुछ ही लिखा हुआ है, कई किताबों में कुछ ही लिखा हुआ है, यानी लगभग सारांश के तौर पर इनको यहाँ पर निकाला गया है। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। यदि फिर भी कुछ डाउट आपको मिलता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। अब दोस्तों अगली की बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे बात करते हैं। प्रागैतिहासिक हो गया, अब अगले काल की बातें करते हैं। अगले काल को देखते हैं दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल। कौन से काल को देखते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। अब इसमें क्या कहेंगे? इसमें मानव और संस्कृति या मानव और सभ्यता का वह युग जिसमें लिखित प्रमाण तो मिले हैं परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। मानव व सभ्यता का, अपन ये कह सकते हैं, मानव व सभ्यता का वह युग जिसमें लिखित प्रमाण तो मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। क्यों नहीं पढ़ा जा सकता? क्योंकि यहाँ पर जो लिपि मिली है वो सर्पिलाकार लिपि मिली है, या गोमूत्र लिपि मिली है, या फिर अपन कह सकते हैं बुस्ट्रोफेडन लिपि मिली है, या फिर कह सकते हैं सेंधव लिपि मिली है, जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। अक्षर के ऊपर अक्षर चढ़े होते हैं जिन कारण से इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। नेक्स्ट यदि दोस्तों इसमें बात करें, जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि या सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक कालीन के समकालीन मानी जाती है, जिसे अपन हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर है, जो वो भी आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता मानी जाती है। उसमें भी सिंधु लिपि में लिखा एक बर्तन मिला था जिस पर लिपि जो है तो दाएं से बाएं लिखी हुई मिलती है। दोस्तों नेक्स्ट अपन मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक और ईरान के मध्य जो सभ्यता है मेसोपोटामिया की, उस सभ्यता भी आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता मानी जाती है। चीन की जो सभ्यता है दोस्तों, जो होंगो नदी के किनारे विकसित हुई है, उसे भी किस सभ्यता के समकालीन माना जाता है? आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता माना जाता है दोस्तों। तो आइए अपन बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता। इसमें लिखेंगे मानव व सभ्यता का वह युग जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं परंतु इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, मानव व सभ्यता का वह युग, मानव व सभ्यता का वह युग जिसमें
लिखित साक्ष्य तो मेरे साथ साथ में नोट करते रहे, मिले हैं परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता, उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। नोट कर लीजिएगा दोस्तों। दूसरी बात आपको ध्यान रहे, इसमें अपन दूसरी बात क्या लिखेंगे, यहां की लिपि, यहां की लिपि में क्या कहेंगे, या तो कहेंगे यहां की लिपि सर्पिलाकार, या कहेंगे गोमूत्र लिपि, या कहेंगे दोस्तों बुस्त्रोफेडन लिपि, बुस्त्रोफेदन या फेडन लिपि की जानकारी मिली। इस प्रकार से दोस्तों लिपि लिखी हुई थी, तो इसको पढ़ने में थोड़ा सा, यानी यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी गई है, यानी कह सकते हैं यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी गई है। दोस्तों बात करें अब, जैसे में यानी एग्जाम्पल, यानी जैसे समझेंगे, जैसे इस आद्य ऐतिहासिक कालीन के समकालीन कौन सी सभ्यता है, तो कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी जिसे कहते हैं हड़प्पा, और इसे समकालीन कहेंगे कालीबंगा, हनुमानगढ़ राजस्थान। इसे समकालीन कहेंगे मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, इराक व ईरान के मध्य मेसोपोटामिया इसके समकालीन है, आद्य ऐतिहासिक कालीन मानी गई है। इसे ही कहेंगे, इसके समकालीन कहेंगे चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता जो होंगो नदी के किनारे विकसित है। कौन सी नदी किनारे, होंगो नदी किनारे विकसित है, वो भी कौन से काल की मानी जाती है, आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता मानी जाती है। तो आपको दोस्तों ध्यान रहे, मानव सभ्यता का वह युग जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं परंतु उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता। क्यों नहीं पढ़ा जा सकता, कि यह जो लिपि मिलती है सर्पिलाकार, गोमूत्र, बुस्त्रोफेडन लिपि मिलने की जानकारी मिलती है। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, इस कारण से पढ़ी नहीं जाती। आद्य ऐतिहासिक कालीन के समकालीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता और चीन की सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता माना जाता है। दोस्तों जो ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है, उस सभ्यता को अपन क्या कह सकते हैं, उसको कहेंगे यहां से मिलने वाले सभी लिखित, यहां से मिलने वाली सभी मानव व सभ्यता का वह युग, इसमें सभी लिखित साक्ष्य मिले हैं जिन्हें पढ़ा जा सकता है। यहां से मिले सभी साक्ष्यों को पढ़ा जा सकता है। यहां से लिखेंगे, इससे लिखेंगे दोस्तों, यहां से मिले सभी लिखित साक्ष्यों को पढ़ा जा सकता है। ये लो दोस्तों, ये बात आप इतनी सी इसमें याद रखिएगा। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल जो लिखित साक्ष्य नहीं मिले, मध्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले लेकिन पढ़ा नहीं गया, और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं जिन्हें आराम से पढ़ा जा सकता है। तो दोस्तों अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे, कुछ बेसिक बात और भी करते हैं अपन थोड़ी सी। अगली जो चर्चा करेंगे, थोड़ी सी बेसिक जो बात बची है उनको करेंगे, लगभग अपना कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। यानी अगली जो बात करेंगे दोस्तों, अपन कह सकते हैं स्वतंत्रता, जब आजादी यानी स्वतंत्रता, पहले समझेगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के समय की यदि बात करें तो राजस्थानी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी भाषा में, राजस्थानी भाषा में क्या लिखा गया, उपन्यास। स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद या प्रथम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थानी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास की बात करें दोस्तों, तो कहेंगे आब पेटिका। आब पेटिका क्या कहेंगे, आभ्य पटकी भी कह सकते हैं। आब पेटिका नाम मिलता है इसका, तो दोस्तों अपन कह सकते हैं आभ्य आभ्य पटकी।
यानी इसको क्या कहते हैं दोस्तों, नाम भूल गया मैं, आबे पटकी, आबे पटकी, आब पेटी का आभ्य पटकी, ज्यादातर इसका नाम यही सही होता है दोस्तों, आभ्य पटकी। क्या नाम मिलता है, आभ्य पटकी। ये 1956 के अंदर लिखी गई थी। किसने लिखी थी, श्रीमल अपन कह सकते हैं श्रीलाल नथमल जोशी के द्वारा लिखी गई। इन्होंने कुछ उपन्यास और भी लिखे हैं, जिसमें लिखे हैं दोरा री धोरा, एक बिंदनी दो ब्याह, ये अन्य उपन्यास भी इन्होंने लिखा है। एक बात दोस्तों और भी करें, श्री नथमल जोशी भी कह सकते हैं, नथमल जोशी ने ये लिखी थी 1956 के अंदर दोस्तों। अब दोस्तों अपन एक बात और भी करें तो कहेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नेक्स्ट यदि बात करेंगे, एक कुवलिया माला ग्रंथ जो चलता है, कुवलिया माला जो ग्रंथ है उसको तो लिखने वाला है दोस्तों उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी ने जो कुवलिया माला जो ग्रंथ लिखा है ये लगभग 8वीं सदी में लिखा है। कब लिखा है, 8वीं सदी के आसपास में जालोर रहते हुए इस ग्रंथ को लिखा है। इस ग्रंथ के अंदर 18 देसी भाषाओं की जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट बात यही है, 18 देसी भाषाओं की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो ये दो बात थोड़ी सी बेसिक है। इसमें कह सकते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थानी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास कहेंगे आब पटकी, और किसने लिखी थी, श्रीलाल नथमल जोशी ने 1956 में लिखी थी। इन्होंने कुछ और भी उपन्यास लिखे हैं, दोहरा री धोरा, एक बिंदनी दो ब्याह, और एक कुवलिया माला रचित किसने है, उद्योतन सूरी, 8वीं सदी में जालोर रहते हुए लिखी थी, और इसमें 18 देसी भाषाओं का उल्लेख मिलता है, ऐसी जानकारी हमें मिलती है दोस्तों। तो इसको भी अपन नोट कर लेते हैं और उसके बाद में आगे देखेंगे। लिखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजस्थानी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ आभ्य पटकी है। इसके लेखक श्रीलाल, यानी इसके लेखक कौन हुए दोस्तों, श्रीलाल, इधर लिखेंगे श्रीलाल नथमल जोशी 1956 में लिखी। इसके अलावा भी दोस्तों इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। लिखे प्रथम उपन्यास लिखेंगे दोस्तों, प्रथम उपन्यास। इसके अलावा अन्य उपन्यास दोरा री धोरा, दोरा री दोरा इनका प्रसिद्ध है। एक है दोस्तों एक बिंदनी दो बींद, वो भी इंगो उपन्यास बहुत ही प्रसिद्ध है। एक बात दोस्तों यहां से इसकी नोट कर लेना, लिखेंगे उद्योतन सूरी द्वारा रचित कुवलिया माला ग्रंथ में, उद्योतन सूरी द्वारा रचित कुवलिया माला ग्रंथ में 18 देसी भाषाओं की जानकारी मिलती है। बस दोस्तों इतनी सी बात आपको बेसिक में और ध्यान रखनी है। स्वतंत्रता यानी आजादी के बाद राजस्थानी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास किसने लिखा था, श्रीलाल नथमल जोशी ने लिखा था। इसके अलावा यदि उपन्यास दोरारी, एक बिंदनी दो बिंद और उद्योतन सूरी द्वारा रचित कुवलिया माला ग्रंथ में 18 देसी भाषाओं की जानकारी मिलती है। यह ग्रंथ जालोर में रहते हुए 8वीं सदी के आसपास लिखा गया था दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों।